नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जैसे जैसे न्याय की लड़ाई शुरू हो रही है, पूरे देश भर से समर्थन मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये लड़ाई अब थमेगी नहीं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। देश भर के वकील दिशा सुशांत को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और ये मामला सिर्फ मुंबई का नहीं है। देश के जाने माने वकीलों ने अब ये तय कर लिया है कि दिशा और सुशांत को न्याय तो दिलाना ही है, लेकिन जैसा मैं अक्सर आपसे ये बात शेयर करता रहा हूं कि ये मामला दिशा और सुशांत का नहीं है अकेले। ये मामला जुडिशियल प्रॉपराइटी की, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी की और मूल रूप से रूल ऑफ लॉ का मामला है। इसीलिए क्यूवाइब नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और नजारे अमेरिकन इंडिया मूवमेंट जैसे नजारे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन हमारे समर्थन में आ रहे हैं। आज देश के जाने माने वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने वकील आज वो आपको एक एक कर बताएंगे कि ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इस पे न सिर्फ क्यूवाइब नेटवर्क वरन की पूरा देश न्याय चाहता है, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को, सत्तारूढ़ पार्टी को अकाउंटेबल बनाना है, पुलिस को, अदालत को, सबको अकाउंटेबल बनाना है। तो हम स्वागत करते हैं एडवोकेट तनवीर निजाम, मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट तनवीर निजाम। आज आप इनकी दलील यहां भी सुनेंगे। मुंबई हाईकोर्ट इनकी दलील को सुनता रहा है। बहुत स्वागत है एडवोकेट तनवीर निजाम। एडवोकेट ईश्वर लाल अग्रवाल, एडवोकेट मीना ठक्कर, बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं ईश्वर लाल अग्रवाल जी, बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं कानून की। आपका भी स्वागत है एडवोकेट मीना ठक्कर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। आप भी एक बेहतरीन एडवोकेट हैं। एडवोकेट निकी पोकर वो भी ज्वाइन कर रही हैं और एक और एडवोकेट हैं, वो भी संभवतः ज्वाइन कर रही हैं, या चार लोग हैं। चार लोग ही हैं हमारे साथ। अगर कोई एक और एडवोकेट है जिनका मैं नाम भूल रहा हूं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। आज पूरा देश देखेगा कि जो न्याय की लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हमारी जो दलील है वो कितनी न्याय संगत है। हम शुरुआत करना चाहते हैं एडवोकेट तनवीर निजाम से। तनवीर जी, दिशा और सुशांत के केस में परेशानी क्या हो रही है दिशा के मामले में? और मुझे मालूम है कि आप जिस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, तो क्या परेशानी है, कहां गड़बड़ी हो रही है, क्यों नहीं आज तक एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और देश के अब वकीलों ने जिस प्रकार से समर्थन देने का मन बनाया है, तो ऐसी क्या बात लगी जो आप लोगों को कि नहीं, हमें इसमें खुलकर के सामने आना चाहिए? आप कैसे मुतमईन हुए, कैसे आपको भरोसा हुआ कि इस केस में हम सबको कूदना चाहिए? थैंक यू। देखो, सबसे पहले दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत में सिर्फ 7 दिन का एक अंतर रहा है, 7-8 दिन का। दूसरा है कि दोनों केस के अंदर एडीआर दाखिल किया गया, बताने की कोशिश की है कि ये सुसाइड है। दिस इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग। अगर एक बॉडी मिली है जिसके ऊपर मालूम पड़ता है कि कुछ इश्यूज है और पॉलिटिकल फिगर्स ने बाहर आके कुछ कहा है और बाहर बहुत सारे लोगों ने विटनेस टेस्टिमनी भी दी है
कहते हुए कि हमने कुछ देखा है, जो भी हो, और जिसके अंदर टैंपरिंग के एलिगेशंस भी हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर, तो इसके लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सुमोटो पुलिस के पास उतने पावर्स है कि वो एफआईआर ले सकते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोर्ट बोलेगी तो ही एफआईआर लेना, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हो गया एक। जहां तक कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, मिनिस्टर्स ऑफ होम अफेयर्स, ये भी एक ऑर्डर करके बोल सकते हैं कि भाई आप एफआईआर लीजिए। इसके अलावा सुमोटो भी कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि हमने ये सुना है, पेपर्स में हमने देखा है, हमको ये पता चला है, आप एफआईआर लीजिए। और ये कोई भी कोर्ट पूरे कंट्री के अंदर कभी भी कैसे भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि बस एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही लेगा ये सब। दिस इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इंटरेस्टिंगली इन दोनों केसेस के अंदर ऐसा बताया गया है कि ये कुछ भी नहीं है। सुशांत सिंह के केस में बताया गया है कि ये नशेड़ी थे या डिप्रेशन में थे और इनको पिक्चर्स नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो एकदम अकेला रहते थे और वगैरह वगैरह करके एक नैरेटिव बना के उसको निपटाया गया। दिशा के बारे में ऐसा बताया गया कि ये अकेली थी, अपने फादर से बहुत दूर रहती थी क्योंकि फादर के कुछ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से बेटी और बाप का नहीं जमता था और बाप बेटी से पैसे मांग रहा था। और ये सब बकवास है। ये नैरेटिव चलाकर डिलेइंग इन जस्टिस आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने 5 साल घसीट दिया है। पर ये जानते नहीं कि इन क्रिमिनल लॉ देयर इज नो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। 20 साल के बाद भी अगर कोई भी केस खुल सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो हुआ क्या है, 5 साल पहले एडवोकेट नीलेश ओझा ने मुहिम लगाई, जिसके अंदर वो सब बताते रहे, पिटिशंस फाइल किया, पीआईएल फाइल किया, वगैरह वगैरह। इंटरेस्टिंगली दिशा सालियन के पिता जो है वो एक हैंडीकैप्ड इंसान है। ये सब एक्शन देखने के बाद उनको विश्वास हो गया कि भाई हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने नीलेश ओझा जी को अप्रोच किया, कहा कि मेरी बच्ची के लिए मुझे न्याय चाहिए। और उन्होंने काफी एविडेंसेस दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक बोलते हैं ना कॉमन सेंसिकल एविडेंस, 14 फ्लोर से अगर एक इंसान गिरता है तो बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगी, फट जाएगा फेस, सर फट सकता है, भेजा वगैरह बाहर आ सकता है, या आंखों को डैमेज हो सकता है। अगर आप वो चित्र देखेंगे, तो तस्वीर देखेंगे उसकी फ्यूनरल की, तो उसमें तो बॉडी एकदम प्रिस्टीन क्लीन एकदम ऐसा है। तो इट इज वेरी स्ट्रेट एंड ऑब्वियस कि इट इज डेफिनेटली नॉट जंपिंग फ्रॉम द 14th फ्लोर, डेफिनेटली नॉट। तो ये सब चीज़ों जब लेकर आए वो ओझा सर के सामने, तो ओझा सर ने देखा और बोला चलो इसके लिए भी लड़ते हैं। और डायरेक्टली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली और बताया लोगों का नाम, और इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व है हर लेवल पर उनके बारे में उन्होंने बताया। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अभी उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट इशू हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट से। सुमोटो नोटिस इशू हुई, कंटेम्प्ट नहीं बट नोटिस इशू हुई टुवर्ड्स द एलिज्ड कंटेम्नर। और मैं ताज्जुब होता हूँ, 2-3 साल पहले एक शिवसेना के एक अच्छे लीडर है, बहुत बोलते हैं टीवी पर और अच्छे उनकी कमेंट्स भी आती है, इंटरेस्टिंग हेडलाइंस करते हैं, संजय राउत का कहना है एक बारी इसके अंदर सामना में कि हाई कोर्ट बिक चुका है या कोर्ट्स बिक चुके हैं और उसका तराजू जो है वो किसी भंगार से लाके लगाया गया है, लेडी जस्टिसिया का जो होता है, और उस तरह की बातें उन्होंने बताई। उनके ऊपर कंटेम्प्ट आज तक नहीं इशू हुआ है, आज तक कंटेम्प्ट इशू नहीं हुआ है। somebody who is saying about the high court, and interestingly Sanjay Raut is the only person in an ED case who came out in 6 months. Nobody else has come out in 6 months. It's very important to understand this. Generally people spend 1.5 to 2 years, but anyway, be it as it may, we are not here to comment about that. ये इंसान को लगता है कि जुडिशरी बिक चुकी है, जैसे कि उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे, उन्होंने लिखा है सामना। उनके ऊपर कंटेम्प्ट इशू नहीं होता, उनके ऊपर नोटिस इशू नहीं होती, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। देयर इज नो क्रिटिसिज्म इन द पब्लिक डोमेन ऑफ दिस जेंटलमैन। ओझा सर ने कुछ बताया दैट इज बैक्ड बाय एफिडेविट्स, दैट इज बैक्ड बाय प्रॉपर रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, अमंग अदर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कोर्ट, और उनके ऊपर अभी एक कंटेम्प्ट चल रहा है। So that is okay. We will face it. What we have to face in court, we will defend him to the best of our abilities, because हमको तो पता ही है कि जो भी है सब एक मिसगाइडेड तरीके से चल रहा है और हम उसका सामना जरूर करेंगे। तो सालियन का केस निपटाने के लिए अगर वो सोच रहे हैं कि वकीलों के ऊपर दबाव डालेंगे और ओझा सर के ऊपर दबाव डालेंगे, then they are absolutely mistaken. This will not work. Definitely not. That's my opinion. Okay.
अब बारी बारी से आते हैं. इट्स ओपनिंग रिमार्क. इट विल टेक अनदर एटलीस्ट दिस डिस्कशन विल गो ऑन एटलीस्ट फॉर 1 hour, बिकॉज इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, वो उनकी छोटी छोटी टिप्पणी भी जो है वो मिनटों में होगी. एडवोकेट मैं ईश्वरलाल अग्रवाल जी के पास, हमारे बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, उनके पास मैं बाद में आऊंगा, और दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अभी बंद करके रहें. ये डिबेट बहुत ही शानदार होने वाला है, और ये डिबेट आज नहीं अब आज से शुरू हुई है, और देश भर में हम ये इस डिबेट के माध्यम से लोगों को ये भरोसा देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं. यहां वकीलों की इतनी बड़ी फौज देश भर से खड़ी हो रही है, तो जो कोई भी न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, न्याय की मांग कर रहा है, जहां कहीं भी, वो सब हमारे साथ आई. एडवोकेट निकी पोकर, आपको क्या लगा इस केस में? आप कैसे, आपको लगा कि नहीं मुझे भी इसमें अब इस यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, जैसे एडवोकेट तनवीर निजाम ने कहा, कि आपको क्या लगा? सर नमस्कार सभी दर्शकों को. सर मुझे ये इसीलिए लगा बिकॉज जो नीलेश ओझा सर ने जो मुहिम उठाई है कि ये पहले जिसे कहा जा रहा था कि ये सुसाइड है, बट जब एविडेंसेस जो सामने आ रहे हैं, सब जो एविडेंसेस आ रहे हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं ये शायद मर्डर हो सकता है, तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारा प्रयत्न है. और सतीश साल्यान जी ने जो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन का मांग किया है कोर्ट के सामने, तो हमारी दरखास्त कोर्ट से यही है कि एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये मामला सौंपा जाए, ताकि दिशा सालियान को एक जस्टिस मिले इस कोर्ट से. अच्छा, एडवोकेट मीना ठाकुर. हाँ बोलिए. सर पूछिए ना. हाँ, आपको क्या लगा? आपको इस दिशा सालियान के केस में आपको क्या एहसास हुआ, जो आपको लगा कि नहीं, आप हमें उतरना पड़ेगा, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा? सर हम तो यही सोच के इस केस में जुड़े हैं कि नीलेश ओझा सर जो कर रहे हैं, ये करने की हिम्मत किसी में नहीं है, और उनकी हिम्मत बढ़ाए और उनके साथ जुड़ के हम भी इस न्याय के काम में हाथ बढ़ाए. क्योंकि जब हमने देखा इस केस में तो सब कुछ गलत सामने सामने हो रहा है, और जो कि कॉमन मैन को भी पता चल रहा है. लेकिन अगर कॉमन मैन कुछ नहीं कर पा रहा है तो एडवोकेट है हम कुछ तो कर सकते हैं. बस ये सोच के हम नीलेश सर के साथ जुड़े हैं. और जो हमने ये सब पढ़ा, ये जो कंप्लेंट पढ़ी, जो हमने मालवनी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एफआईआर के लिए लिखी हुई है ओझा सर ने, ये जो कंप्लेंट अगर हर बंदा पढ़े इस देश का, तो इस केस को ऐसे ही मतलब सॉल्व हो जाए, न्याय तो ऐसे ही मिल जाए. एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल साहब, आप तो इतने अनुभवी हैं, इतना नॉलेज है आपको कानून का. अभी एडवोकेट तनवीर साहब ने कहा कि एक ऐसा लगता है कि ये ओपन एंड शट केस है. आपको कुछ लग रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, और इसमें देश भर के, ये सिर्फ आपका या नीलेश जी का मामला नहीं है, आज जिस प्रकार से देश भर के वकीलों का समर्थन आप मिल रहा है आप लोगों को, और आप जिस प्रकार से उतरे हैं, आपको क्या लगा इस केस में, क्यों आप आए? नमस्कार देशवासियों. अशोक जी आपका धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया और आप हमसे इनपुट ले रहे हैं. तो बिल्कुल ये केस ओपन एंड शट तो है ही. जब भी ओपन हुआ था तो अब तक ये शट हो जाना चाहिए था. आरोपियों को सजा होकर वो अब जेल के अंदर होने चाहिए थे. फास्ट ट्रैक केसेस चलाते हैं इंडियन कोर्ट्स, ये दिखाते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बट जहां पर कोई हाई प्रोफाइल आदमी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, वहां पे जुडिशरी की चाल कीड़ी से भी स्लो हो जाती है. तरह तरह के सिस्टम अपनाए जाते हैं जस्टिस को डिले करने के लिए. पुलिस मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है कि पब्लिक को गुमराह करें. जो विक्टिम है उनके परिवार वालों को न्याय न दिया जाए. इस तरह के बहुत सारे तरीके जो उन्होंने इजाद करके रखे हुए हैं वो यूज करते हैं. अब इस केस में क्या हुआ था
दिशा सालिन मर्डर केस के बारे में बात कर रहा हूँ। दिशा सालिन मर्डर केस में जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी और जब मौका वारदात पर वो पहुंचे, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिशा सालियन ने 14वें माले से गैलेक्सी रेसिडेंसी करके बिल्डिंग है मलाड में, मालवनी में, वहां से उन्होंने जंप करके आत्महत्या की। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि सिर्फ 1 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं, कि उन्होंने 14 माले से आत्महत्या की। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई लड़की या कोई भी शख्स जो फीमेल है, अगर वो आत्महत्या करना चाहती है तो सारे कपड़े निकाल के तो जंप नहीं करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और पुलिस ने ये बताया गया है कि बॉडी जो थी वो नेकेड रिकवर की गई है। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय 5 साल पहले जब ये इंसिडेंस हुआ था 2020 में, जून 2020 में, तब पुलिस को इसकी एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, एक्स पुलिस कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व था, उन्होंने सारे कवर अप के काम किए। मिस्टर परमवीर सिंह हत्या को आत्महत्या दिखा के एफआईआर रजिस्टर होने नहीं दी, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर किया गया मालवनी पुलिस स्टेशन में और ये दिखा दिया गया कि आत्महत्या है। इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एक्सीडेंटल डेथ के इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके फाइल बनाई थी, वो पेपर्स आज तक उन्होंने हमें नहीं दिए। हमने उनको लेटर भी लिखा था, मालवनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर को, एसआईटी के सदस्य है डीसीपी। जिस दिन हम लेटर देने गए थे, डीसीपी खुद वहां पे आए हुए थे, तो काफी प्रेस वाले भी थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर जो लीगली वैलिड कार्रवाई है वो होगी, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा लिए गए, सिर्फ हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई। हमने उनको बताया भी था, हमने केस लॉ भी सबमिट किया था कि इस केस लॉ के तहत आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से रिलेटेड, जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं, और एक एसआईटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट क्लोज कर दी गई थी। अब क्लोजर रिपोर्ट और जो इन्वेस्टिगेशन था वो सब हमने डिमांड किया था, और एज पर लॉ यह क्लोजर रिपोर्ट पुलिस को एक्सीडेंटल डेथ केस में दिशा सालिन के घर वालों यानी उनके पिताजी को देनी चाहिए थी। लेकिन हर चीज वो घुमाते रहे, उन्होंने उनके पिताजी को कभी भी ये रिपोर्ट नहीं दी। एक्सीडेंटल डेथ केस की जो रिपोर्ट होती है वो नहीं दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, बाकी क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य सामने आए थे कुछ नहीं बताया। अब जब हम उनको एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं आ जाइए, कल आइए, हम देखते हैं, दे नहीं सकते हैं, लॉ है। तो हमने उनसे कहा कि जो कुछ भी है आप हमें एक बार राइटिंग में दे दीजिए, आप राइटिंग में देंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बातें हो जाएंगे, हमारा आगे जो राइट्स है नेक्स्ट स्टेप का वो खुल जाएगा। बट मालवनी पुलिस स्टेशन डीसीपी कह रहे हैं कि हम ये एसीपी एडिशनल सीपी को बात करेंगे और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपको रिपोर्ट के सारे पेपर्स दे दिए जाए। अब लॉ होने के बावजूद मन मर्जी चल रही है और कन्विंस किया जाएगा। अरे भाई लॉ है, उसमें कन्विंस करने की कहाँ पे बात आती है? लॉ में लिखा है आपको देना है तो आपको देना है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। लॉ इज नॉट एज पर योर whims, fancies and caprices. लॉ इज मैंडेटरी विच इज टू बी फॉलोड। अगर मैंडेटरी लॉ फॉलो नहीं करते तो आप गुनाह कर रहे हैं। यू आर द पब्लिक सर्वेंट डिसओबिंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, जिसके लिए आपको 1 साल की सजा हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स क्यों छुपाए जा रहे हैं, सीधी सी बात है, जो आत्महत्या का केस नहीं है, जो हत्या का केस है, जो उसको आत्महत्या बनाया गया है, कवर अप किया गया है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आते ही पुलिस ने जो गलत किया हुआ है, ऐसे जुड़े हुए लोग जिन्होंने गलत किया है वो सब सामने आ जाएंगे। वो इन्वेस्टिगेटर की बजाय आरोपी के कटघरे में खड़े होने के लिए काबिल हो जाएंगे। दूसरी बात,
जैसे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस से मिली, बहुत सारे तथ्य सामने आ गए। प्राइमा फेसे, ऑन द फेस ऑफ इट, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आत्महत्या का केस तो किसी भी सूरत में हो नहीं सकता। ये प्योरली हत्या का केस है, क्योंकि 14 माले से गिरने के बाद अगर कोई भी शख्स है तो उसका फेस डैमेज होगा। अगर फेस के बल गिरा है, अगर पीठ के बल गिरा है तो बैक ऑफ द सर डैमेज होगा, पीठ डैमेज होगी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है रिगर मोर्टिस, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जो उनकी बॉडी आई थी, डेथ से पहले उनके फोटोग्राफ लिए गए हैं, उनकी फोटोग्राफ देखेंगे तो फेस इंटैक्ट है, बैक में कहीं कोई इंजरी नहीं है। ये सारी की सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से अलग है। ऑन द फेस ऑफ इट, जब कोई रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे जो सिविल सर्जन था, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, उसने जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट बनाई है, दैट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस फॉर विच ही कैन बी पनिश्ड फॉर 1 year, एंड फॉर मेकिंग फॉल्स रिकॉर्ड इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट उनको 1 साल की और सजा हो सकती है। तो इस तरह से जो सिविल सर्जन थे, जिन्होंने अपनी जवाबदारी पूरी तरह से नहीं निभाई है, जो एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। और ये तो एक सीधी सी बात है, अगर जब आप कुछ झूठ बोलते हो, एक झूठ के ऊपर आपको दूसरा झूठ, फिर दूसरा झूठ पे तीसरा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य को बोलने के बाद आप 100 बार पूछेंगे तो वही सत्य आएगा। अब जब आप किसी चीज को मैनिपुलेट करते हो, जो एक्चुअल में हुआ वो नहीं दिखाना चाहते, तो आप यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक, मतलब आप मिस्टेक करोगे ही करोगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे सीधा सीधा क्लियरली समझ में आता है कि आत्महत्या का केस तो नहीं है। अब इसके अंदर बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आदित्य ठाकरे, कवर अप करने में उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह। इसके अलावा और भी हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली है जो अब इस चैनल के माध्यम से हमने बता सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की बात है इसके अंदर, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसके लिए हम उस चीज को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा काफी सारे एविडेंसेस हैं जो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे, और जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनको सजा के लिए हम, कानून का कोई भी पन्ना नहीं है जो नहीं पलटा जाएगा, कानून का हर एक पन्ना पलटा जाएगा जिसके अंदर आरोपियों को सजा मिल सके। नीलेश ओझा जी हमारे साथ हैं, हम नीलेश ओझा जी के साथ हैं, सारा देश, सारे एडवोकेट लाइक माइंडेड ओझा जी के साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई ऑर्गेनाइजेशन, एसएसआर वॉरियर्स, और भी एम, अवेकन इंडिया मूवमेंट, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आई है कि जब जो सच्चाई के लिए लड़ने जाता है, अगर वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, अगर आप उसको झुका नहीं सकते तो आप उसको दबा दो। इसीलिए ओझा जी को दबाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई है। उनमें से एक कोशिश ये है कि ओझा जी के ऊपर कंटेम्प्ट की नोटिस निकाली गई है, एंड दिस कंटेम्प्ट is a suo motu contempt taken by the Honorable Chief Justice of Bombay High Court. एक बहुत ही अच्छा न्यूज छपा था ऐसा या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट को कंटेम्प्ट दिखता है, दूसरे गुनाह नहीं दिखते। अभी कंटेम्प्ट तो था नहीं, क्योंकि कंटेम्प्ट में सच्चाई जो है वो डिफेंस होती है, ट्रूथ इज द डिफेंस in case of a contempt. Truth can be published irrespective of the permission of the court, because अगर कोई चीज सत्य है, तथ्य है, उसके अंदर कोर्ट में बोलने के बजाय आप कोर्ट में भी बोल सकते हो, कोर्ट के अलावा सब जगह बोल सकते हो, वो कंटेम्प्ट नहीं होता। अब इसके अंदर बात ये हुई थी कि मैटर लगा हुआ था जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के सामने। ये मैटर था सतीश सालीन का, दिशा सालीन मर्डर केस का।
अब इसके अंदर बात ऐसी हुई क्योंकि ये दिस इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एक लेडी के खिलाफ क्राइम हुआ है जिसका असाइनमेंट था जस्टिस सारंग कोतवाल जी के पास। अब ये मैटर सारंग कोतवाल जी के पास लगना चाहिए था, लेकिन ये मैटर लगा दिया गया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले जी के सामने। इस केस में जिस बेंच के पास ये मैटर गया था वो बेंच इस मैटर को सुनने के लिए डिस्क्वालीफाई था एज पर द असाइनमेंट ऑल्सो। दूसरी एक केस दाखिल हुआ है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के अगेंस्ट में, जिसकी सुनवाई मंगलवार को शाम को 4:30 बजे रखी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। जस्टिस घुगे एंड वन मोर जज इज देयर उनके सामने, जिसके अंदर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के ऊपर इस केस में उनके किए गए काफी सारे इलीगल काम के आरोप लगाए गए हैं, एविडेंस के साथ में एफिडेविट पर दिया गया है। जब ये कोर्ट के अंदर गया है तो इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये ऑलरेडी पब्लिकेशन हो चुका है। द थिंग विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, and again if it is published by word of mouth or by written publication, it does not amount to contempt of court. But still, Honorable Bombay High Court was of the opinion that making the truth in front of the media and making that truth in a form of allegation against Justice Revati Mohitte Dere and asking that she will have to recuse from the matter will not amount to contempt. But still the notice has been issued. We will be filing our detailed reply and we will be taking the necessary proceeding in relation to that before the Honorable Court. ये एक हिस्ट्री है ओझा जी के लिए। जब कभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ है 5 जज की बेंच बिठाई गई है। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार है। ओझा जी के लिए 5 जज की बेंच बनाई गई है कंटेम्प्ट के लिए, और दोनों बार नीलेश ओझा ही हैं। दोनों बार नीलेश ओझा ही हैं। दोनों बार बॉम्बे हाईकोर्ट के इतिहास में जब भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है ओझा जी के खिलाफ 5 जज लगे हैं। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जो एक इतिहास बनेगा। एडवोकेट तनवीर निजाम साहब, आप अभी एडवोकेट ईश्वरलाल जी ने कहा कि सच कहीं भी बोला जाए, बाहर बोला जाए, अंदर बोला जाए, गुप्त होकर के बोला जाए, खुल के बोला जाए, वो कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है? अनम्यूट करिए। कैन यू हियर मी? हाँ, या हाँ, तो ऐसा नहीं कि नीलेश ओझा जी 1 साल पहले प्रैक्टिस में आए हैं और आज ये सब कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ओझा सर का 7 साल या 8 साल पहले एक और ऐसी केस हुआ था जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने तलाठी को बुलाया था। तो उसको बुलाया और उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा था जज, तो वो कह रहा था कुछ और रिकॉर्ड कुछ और हो रहा था। तो उसकी वीडियो बनाई गई थी कोर्ट के अंदर। एंड नेचुरली दिस वाज डन ओनली, क्लाइंट ने बनाया था, उसके सपोर्टर्स ने बनाया था, ओझा साहब ने नहीं बनाया था। तो नेचुरली दिस वाज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू एक्सपोज द करप्ट पीपल इन्वॉल्व्ड। और उसके बाद एक कंटेम्प्ट इशू हुआ और फिर वो वहाँ पर भी 5, जैसे कि अभी अग्रवाल जी ने बताया, 5 जज की बेंच स्थापित हुई और उसके अंदर वो हियरिंग्स प्रॉपर्ली शुरू हुई। फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसका, हालांकि ओझा सर ने 2-3 बार उसको मेंशन करके पूछा भी क्या करना है क्या है। सेकंड, जब ओझा सर ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर के खिलाफ ऑर्डर्स पास हुए थे जिसके अंदर कहा गया था कि वो जो लॉयर है उसने कुछ गलत कह दिया, ऐसा कुछ कहा गया था। तो ओझा सर ने और हमारे एक और कॉलीग है विजय कुरले जी, उन्होंने एक लेटर भेजा था किस तरह से ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो उनके ऊपर भी नोटिस इशू हुई। फिर उसके बाद वो ट्रायल चली और फिर उसके बाद इररेगुलर और
पर इंक्यूरियम जजमेंट्स, यानी जजमेंट्स जो सेट असाइड है उसको इस्तेमाल करके एमेकस कुरी की तरफ से कुछ भी कर कुरा कर उसके ऊपर एक कहा कि नहीं आपका कन्विक्शन है. फॉर्चुनेटली वी हैड जस्टिस वेरी ऑनरेबल जज जस्टिस यू ललित अलॉन्ग विद जस्टिस रस्तोगी ऑन अ डिवीजन बेंच, जिन्होंने उस चीज को स्टे दिया है, और उसके बाद आज तक वो मैटर लगा नहीं है. हमने बहुत बारी मूव किया है वो मैटर परस्यू करने के लिए, मगर आज तक वो हुआ नहीं है. तो ये दो मैटर जो मैंने आपको भी बताया इज ऑल्सो, इसका हॉलमार्क ही ये है कि ये इट्स इन परस्यूएंस ऑफ जस्टिस. अब तीसरा मैटर, ये जैसे कि अग्रवाल साहब ने अभी बताया, जो भी बात जस्टिस अपने ओझा सर ने कहा पब्लिक डोमेन में इन द इंटरव्यूज, वो सब चीजें आज की तारीख में कोर्ट के रिकॉर्ड्स पर है. उसमें एक ऐसा भी शब्द नहीं है जिसके अंदर वो उन्होंने मन घड़त या अलग से बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और एफिडेविट्स पे है. तो वहां पर अगर है तो यू कैन से इट इन पब्लिक डोमेन. मिराजकर का जजमेंट है. इनफैक्ट हर एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो बाहर आके बताए. देखिए अल्टीमेटली इंसान एक दूसरे से जब लड़ता है, पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पर भी देखता है कुछ मिसमैनेजमेंट चलता है, तो वो क्या कहता है, मैं तुमको कोर्ट में देख लूंगा, मैं जज साहब के सामने खड़ा रहूंगा. अब वाहिद एक ही इंस्टीट्यूशन रहा है. टुडे देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन रिमेनिंग इन मेनी वेज, वी होप, जो सब लोगों को की तकलीफें दूर कर सकता है, और वो है जुडिशरी. अभी जुडिशरी में अगर कुछ अपने को खलल दिख रही है, वी आर सीइंग सम प्रॉब्लम्स, तो उसके बारे में बोलने में कोई कंटेम्प्ट का इन्विटेशन का तो मौका नहीं होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली. अभी हाल ही हमने देखा एक पॉपुलर कॉमेडियन, उन्होंने एक पॉलिटिशियन के बारे में कुछ कहा, उसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा, उसके पहले उन्होंने होम मिनिस्टर के बारे में कहा, तो उनके ऊपर तो कोई कंटेम्प्ट नहीं आया. उनके ऊपर तो कोई वही सिंपल एफआईआर हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है. वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. और अगर जुडिशरी के अंदर कुछ दिख रहा है एकदम सीरियस, और उसके बारे में पिटिशंस फाइल्ड है और उसके बारे में एफिडेविट्स है, तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए. इनफैक्ट नीलेश ओझा जी को एनकरेज करना चाहिए, और उनको एक वो बनाना चाहिए कि इनकी तरह 10,000 लोग खड़े हो जाए, तब जाके तो आएगा ना, सफाई होगी ना सिस्टम के अंदर. सब चुप चुप के डर डर के बैठेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, जज साहब है ऐसा नहीं कर सकते, तो ये तो जरूरी नहीं है ना सर. अभी तो हम चलिए, अब जस्टिस वर्मा का आप केस देख लीजिए, घर में 15 करोड़ रुपए मिले, नो कंटेम्प्ट इज इशूड, नो एफआईआर इज इवन रजिस्टर्ड. दिस इज नॉट सेलेक्टिव एक्शन बाय द जुडिशरी. कल एक इन हाउस कमेटी बन गई है और उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है. इलाहाबाद में इतना प्रोटेस्ट हुआ है एडवोकेट्स की तरफ से कि पूछने की बात नहीं. बस बस हो गया, खत्म. एवरीवन इज फॉरगॉटन अबाउट इट जस्ट बिकॉज आवर कंट्री इज वेरी बिग और इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है. इसका मतलब ये नहीं कि ये इशू भी आराम से सलट जाएगा कार्पेट के अंदर, इसको आप पुश कर देंगे और आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ठीक है. दिस इज नॉट करेक्ट. आज हम किसी से बात करते हैं, बोलते नहीं जज साहब के सामने हियरिंग लगी है, हमको इसको बराबर से पेश करना है, तो बोलता है सर आप क्या बोलते हो, 15 करोड़ एक जज के घर से मिला है, क्या वो ऐसे ही मिला होगा उसके पास से? आप हमको क्या दे सकते हैं न्याय? हम तो फेस कर रहे हैं ना एवरीडे ये क्वेश्चंस और ये सिनिसिज्म हमको पब्लिक से और बाहर से मिलता है. जो लोग हमको पूछते हैं क्या यार बिका हुआ है तुम्हारा जुडिशरी, अब हम क्या उसको भी कंटेम्प्ट में डालेंगे? तो ऐसा नहीं होता है. अच्छा एडवोकेट तनवीर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई few judges are in panic mode? Not only judges, it seems, it looks that they are in panic, and even police administration, the politicians, why they are in panic? अगर इस केस में कुछ भी नहीं है, दिशा ने सुसाइड ही किया है, तो कोर्ट में आएगा, मामला चलेगा, आमने सामने इन्वेस्टिगेशन होगा, खत्म हो जाएगा. तो सिंपल डिमांड है ना ये, तो पैनिक क्यों है? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात. सबसे अच्छी बात यह है कि दिशा सालियन के फादर ने कहा है कि मेरा आप स्टेटमेंट, आप मुझे नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट का भी करा दो और सामने वाले का भी कराओ. और सिंपल सी बात है, एनी कंप्लेंट where disclosing cognizable offenses or even otherwise, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में मालूम पड़ता है कि ये कंप्लेंट झूठी थी, ये कंप्लेंट मैलिफिडेटेड थी, किसने तुमको चढ़ाया था, कुछ भी हो रीजन, तुम्हारे मिसकंसेप्शन से हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ, तो उसके अंदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स है
कंप्लेनेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। एंड देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस आल्सो, बिकॉज फॉल्स कंप्लेंट फाइल होती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से वगैरह वगैरह, तो वो तो रास्ता तो ओपन ही है ना। और कोई भी कंप्लेंट इस तरह की एलिगेशंस की, इसको इन्वेस्टिगेशन में करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, चलो ठीक है 5 साल हो गया। अभी तो आप फाइल करो ना रिपोर्ट, अभी तो आप एफआईआर लेके रिपोर्ट फाइल करो, या तो क्लोज कर दो केस कि भाई नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। वो भी तुम नहीं करोगे, लटका के रखोगे ताकि जो लोग इन्वॉल्व है उनको एविडेंसेस गायब करने का मौका मिले, नया नैरेटिव चलाने का मौका मिले। इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से साठ गांठ करके चलने का मौका मिले, उनके ऊपर प्रेशर, उनसे प्रेशर, ये सब चलते रहे, ताकि कंप्लेनेंट के ऊपर प्रेशर, जिस तरह से सतीश सालियान जी के ऊपर 4-5 साल से दबाव था, एंड ही वाज इन अंडर मेंटल कस्टडी एंड ही वाज बीइंग टोल्ड रिपीटेडली कि भाई इन लोगों के रास्ते में जाना मत, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। पर वैसा नहीं होता है ना सर, सच तो बाहर आना ही आना है। एंड दैट इज एग्जैक्टली एडवोकेट ईश्वरलाल जी, एक मिनट। निकी पोकर साहब, आप या तो बोलिए ना कि हम इनोसेंट हैं, हमने कुछ नहीं किया है, परफेक्टली ऑलराइट। ईश्वरलाल जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि चलिए पुलिस के बारे में तो बहुत लोग बोलते हैं, सरेआम है ये मामला। अभी तक एक इंस्टीट्यूशन में तो जो आपने अभी तनवीर साहब ने कहा कि एक भरोसा है, एक परसेप्शन बना हुआ है, उम्मीद का, भरोसे का कि नहीं यहां न्याय मिलेगा। अब राह चलते हुए लोग बोलते हैं अरे क्या तुम न्याय दोगे, तुम्हारा तो जज जो है बिका हुआ है, उसके यहाँ 15 करोड़ रुपए जल गए, कोई हिसाब किताब नहीं है, ट्रांसफर हो गया, मखौल हो गया, पूरा जुडिशरी का पूरा मखौल हो गया। तो ये जो पैनिक है, ये खास तौर से मुंबई हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो मुंबई हाईकोर्ट में इतना बड़ा पैनिक क्यों है? क्यों कंटेम्प्ट के लिए मामला चला गया है? गुनाह नहीं दिख रहा है, कंटेम्प्ट दिख रहा है, ये क्यों है? क्या ये मान लिया जाए कि जुडिशरी में कुछ जजेस जो हैं वो एक पूरी टोकरी के सड़े हुए फल हैं, एक आध दो फल हैं सड़े हुए, पूरी टोकरी चढ़ा हुआ नहीं है? अब जैसे जस्टिस वर्मा का अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी जांच में आएगा, उसके बाद ही कहेंगे कि पैसा किसका था, लेकिन तब तक तो आरोप लगा ही। भाई आप देखिए कि राजनीति की भी एक जिम्मेदारी थी। आप याद कीजिए, हवाला का एलिगेशन लगा था एलके आडवाणी के ऊपर, उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस जांच में मैं बरी नहीं होऊंगा मैं खुद इस्तीफा देता हूं। उन्होंने इस्तीफा दिया और वो जांच में बरी हुए, फिर वो चुन करके आए। तो ये जज साहब को तो ये कहना चाहिए कि मैं अभी इस्तीफा देता हूं और मेरा इस्तीफा आप कबूल करके रखें, और जिस दिन इन्वेस्टिगेशन में मैं पाक साफ हो जाऊंगा कि ये पैसा मेरे सौजन्य से नहीं आया है, मेरे ना परिवार वाले का है ना मेरा है, या मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं जुडिशरी में कदम नहीं रखूंगा। ये होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट का नोटिस दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा तो शर्म कर लेते कि लोग पूछेंगे कि ये तस्वीर सामने में है, ये 14 फ्लोर से गिरी हुई लड़की की तस्वीर नहीं है, फिर भी आप कोई सुओ मोटो नहीं ले रहे हैं एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन डिफेमेशन कर रहे हैं। तो कितनी निर्लज्जता का काम कर रहे हैं। और मैं निर्लज्ज बोल रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इससे बड़ा बेशर्म काम कोई हो नहीं सकता जो इन्होंने किया है। ये तस्वीर है, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हो रही है, एफआईआर दर्ज करो। एक बेटी के पिता आके कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ, उनकी हत्या हुई, बलात्कार जैसा संगीन आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। वो आप जा रहे हैं, कानून के तहत आप मांग रहे हैं, आपको कह रहा है कि मैं कन्विंस करूंगा। ये सुओ मोटो का केस नहीं है हमारे जज महोदय के। लेकिन अगर कोई वकील जज साहब के ऊपर कुछ कह रहा है तो कंटेम्प्ट है। आप जरूर कंटेम्प्ट का नोटिस भेजिए, उसकी जरूर सुनवाई कीजिए, लेकिन ये तो पूरा देश देख रहा है। आप ईश्वरलाल जी, ये जो इंसिडेंस हुआ है बैक टू बैक है। जस्टिस वर्मा के घर
15 करोड़ बताया जा रहा है, एक्चुअल फिगर तो किसी को पता नहीं, वो तो जब FIR रजिस्टर होगी, अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने चाहा कि जस्टिस वर्मा के ऊपर FIR रजिस्टर की जाए, रजिस्टर FIR होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल अमाउंट कितना था और वो किसका था, इनका था, किसी और का था, परिवार वालों का था, और उनके पास कैसे आया। अगर इनका था तो क्या वे ऑफ करप्शन से आया है, अगर ये जस्टिस वर्मा का है तो उनकी तो सारी की सारी जो भी असेट्स हैं वो तो कोर्ट के अंदर उन्होंने सबमिट की होगी, एक लेटर के द्वारा एसेट्स को डिस्क्लोज करके रखी होगी उस एसेट्स को, और जो उनकी आज एज है, जो उन्होंने कमाई की हुई है, और इस कमाई से उसको कोरिलेट करके देख लीजिए। अगर ये सरप्लस है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सरप्लस ही है, क्योंकि किसी जज के पास इतनी कमाई नहीं है कि वो 15 करोड़ जलाने के लिए मिल जाए। अब आज तक इस केस के अंदर FIR रजिस्टर दी हुई है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आशुतोष जी आपने कहा कि तो अगर मैं कहूं कि बेशर्म इंस्टीट्यूशन बन गया तो कोई बुरी बात होगी? अगर मैं कहूं, मुझे शर्म ही नहीं आ रही है, मुझे लाज ही नहीं लग रही। इस देश में ऐसे ऐसे मिसाल हुए हैं कि लोगों ने थोड़ी सी तोहमत लगा दी तो वो कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा से लोग गुजरे हैं, कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा से लोगों को गुजरना पड़ा है। और सार्वजनिक जीवन में, और यहां तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मामला तो परसेप्शन का है। जिस दिन परसेप्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा सर, उस दिन कौन भरोसा करेगा? अभी तनवीर साहब ने कहा कि राह चलते लोग बोलते हैं तुम्हारे यहां जाएंगे तो न्याय कौन देगा, बिका हुआ है। आशुतोष जी, इस बात पे मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि काफी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन बिका हुआ इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आज भी हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे कोर्ट्स में, ऑल ओवर इंडिया के कोर्ट्स में ऐसे ईमानदार और न्यायप्रिय जज रहे हैं जो आज भी न्याय की ही बात करते हैं। न्याय उनकी ही वजह से जिंदा है। अगर सभी के सभी करप्ट हो जाते, सभी के सभी न्याय की बात नहीं करते, तो आज एज पर जस्टिस कृष्ण अय्यर, जो उन्होंने किसी वक्त कहा था कि पब्लिक आकर आप लोगों को घुसकर मारेगी, वो वक्त नहीं आया है अभी तक। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन में आज भी काफी सारे ईमानदार जज हैं जो सिर्फ इंसाफ के लिए बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, हर एक सिस्टम में कुछ गलत लोग भी हैं और कुछ सही लोग भी हैं। अब सही लोगों की वजह से लेकिन जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जब इस बात की आशंका जताई थी, एडवोकेट ईश्वरलाल जी, अगर जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इतने वर्षों पहले इस बात की आशंका जताई थी बिल्कुल कि वो दिन आएगा जब जनता घुस करके आपकी पिटाई करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसा लग रहा है कि वो वक्त इन लोगों ने ला दिया। नहीं तो सिस्टम, आप अभी भी कॉलेजियम पर आप लोगों को कितना भरोसा है सर? मैं आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछ रहा हूं, दिशा और सुशांत के बियॉन्ड पूछ रहा हूं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कॉलेजियम सिस्टम सर? कॉलेजियम सिस्टम चंद्रचूड़ का बाप भी था, जस्टिस चंद्रचूड़ भी रहे, जस्टिस चंद्रचूड़ का बेटा भी जस्टिस बना, तो ऑन मेरिट अगर बने तो अच्छी बात है। उसका कोई तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, कॉलेजियम आप हटाना नहीं चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी रखिए। उसके जो कॉलेजियम की मीटिंग्स होते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप वेबसाइट पर डाल दीजिए ना, कि कॉलेजियम के इतने मेंबर्स से ये मीटिंग हुई और इन जजों को सिलेक्ट किया गया, उसके मेरिट से उसके डॉक्यूमेंट्स ये है, आप डाल दीजिए वेबसाइट पे। सुप्रीम कोर्ट के हर किसी को एक्सेसिबल होना चाहिए। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, हु आर दे टू डिसाइड दैट कॉलेजियम शुड नॉट बी वैनिश्ड? हु आर दे? Who has given this authority to them that he will decide that whosoever will be appointed only by the system of collegium? Who has given this authority? There is a Supreme Court judgment in which this was decided, the system of judges appointing judges case.
तो सुप्रीम, अरे भाई मैं ही मुख्तार बन गया, मैं ही वकील, मैं ही जज, ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? मैं यही तो कह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया था जिसके अंदर कोलिजियम सिस्टम हटाकर एक बॉडी बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो रिट आई थी उसके खिलाफ, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके खत्म कर दिया गया। वहां से जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस थे बट वो नहीं आए। उस अमेंडमेंट को दो आर्गुमेंट है, मैं इसमें एक दो आर्गुमेंट है। एक तो पार्लियामेंट सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है? पार्लियामेंट सुप्रीम है बहुत सारे मामलों में, लेकिन यह बात सही है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के अधीन नहीं हो। यह बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका तरीका यह नहीं हो सकता है ना कि भाई जजी जी अपना तय करते रहेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि जुडिशरी इज नॉट अंडर पार्लियामेंट, जुडिशरी इज पैरेलल टू पार्लियामेंट, एज मीडिया इज नॉट अंडर पार्लियामेंट, मीडिया इज पैरेलल टू पार्लियामेंट। सो देयर आर 4 पिलर्स ना। तो इस चार पिलर्स जिसको कहते हैं, जो अगर फिलोसॉफिकली अगर आप कहें, तो मैं ये मानता हूं कि ये सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन जो है कॉलेजियम का, उसमें ये बाप बेटा चलता आ रहा है ना। इसको तो रोकना पड़ेगा ना। बाप का अगर बेटा कॉम्पिटेंट है, इट्स गुड एनफ, बट ही हैज टू गो थ्रू ए वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर एक्चुअली। सो देयर इज नो रूल ऑफ दैट ना। 5 लोग बैठ गए, तय कर लिया। नहीं, मेरा ये कहना है कि 5 लोग बैठो, 2 लोग बैठो, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप जस्टिस डिलीवर कर रहे होते, आपके यहां 15 करोड़ रुपए नहीं पकड़ा रहे होते, तो आपका कॉलेजियम भी ठीक था और आप जस्टिस डिलीवर कर रहे होते। आपको गुनाह दिख रहा होता, साथ ही साथ कंटेम्प्ट की नोटिस भी जा रही होती। दोनों बात होती तो कोई बात नहीं था, कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई दिशा सालियान के फादर कंप्लेन कर रहे हैं, इसका एफआईआर रजिस्टर करो और इधर नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करो। ये तो दोनों साथ साथ होनी चाहिए ना। इस कंटेम्प्ट से पहले सुओ मोटो दिशा सालियान केस में कोर्ट को कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसलिए हमें केस के थ्रू कोर्ट के सामने जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन कमिश्नर के पास भी हमने एफआईआर दाखिल की है अंडर सेक्शन 173 बीएनएसएस, जिसके लिए अभी तक हमें नंबर नहीं मिला है। हम नंबर वेट कर रहे हैं, बिकॉज दैट कंप्लेंट इटसेल्फ इज एफआईआर। तो हम उसका वेट कर रहे हैं। हमें आश्वासन दिया गया था कि एफआईआर का नंबर मिलेगा आपको और जो विटनेस है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, बट अब तक तो ऐसे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। निकी पोकर जी, आप तो महिला एडवोकेट हैं, आपका दिल क्या कहता है? आपने बड़ी जद्दोजहद के बाद आपने गाउन पहना होगा और एक बेटी की इतनी ब्रूटल मर्डर हुई है रेप के बाद, और उसके बाद भी आपकी अदालत को इसमें कोई गुनाह नहीं दिख रहा, एफआईआर तक का कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा जा रहा है। तो एज अ वुमेन व्हाट इज योर ओपिनियन? सर एज अ वुमेन सर, एक लड़की के लिए सर अगर गैंगरेप हो रहा है, सब हो रहा है, वो कितने दर्द से गई होगी आज सर। मैं क्या बताऊं, मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ कि आज एक पापा अपनी बेटी का इतना सब कुछ हो गया है, वो इंसाफ मांगने के लिए आ रहे हैं और उनको क्या दिया जा रहा है कि मेरा अफेयर चल रहा था, मैं डिप्रेशन में था, मेरी बेटी जो थी वो मैं उससे पैसे मांग रहा था। ये सब क्या एलिगेशंस लगा रहे हैं? प्रूफ तो करिए, एविडेंसेस तो दीजिए। तो यू आर इंडिकेटिंग दैट देयर आर सम ग्रुप लाइक मीडिया, वो भी पार्टी बनी हुई है उनके साथ। सर इनके साथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक बोल सकते खिचड़ी पकड़ी है कि हमको झूठा साबित करने के लिए कि नहीं मेरी बेटी का जो है वो उसने सुसाइड ही किया है। तो कौन करवा रहा है ये? सर अभी मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, बट डेफिनेटली मैं ले रहा हूं ना, मैं ले रहा हूं ठाकरे और परमवीर, मैं ले रहा हूं। आप इससे इत्तेफाक हैं? यस सर। बाप बेटा, मैं बोलता हूं ना, मैं खुलेआम बोलता हूं कि ये दोनों बाप बेटे गुंडा हैं। मैं बोल रहा हूं,
इन दोनों बाप बेटे की हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की। मैं बता रहा हूं, जिस दिन ये हमारे सामने आ जाएंगे मैं इनसे सवाल जवाब करूंगा। इनकी हिम्मत नहीं है दोनों बाप बेटे की, ये वहां शेर बन करके घूम रहे हैं। हाँ, सामने भी नहीं आ रहे हैं। वो कहावत है ना, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये सांप छुप भी नहीं रहे हैं, सामने आ भी नहीं रहे हैं। और ये परमवीर सिंह को देखिए, अभी सैफ अली खान को इन्होंने 37 लाख दिलवा दिया। ये पूरा स्क्रिप्ट सैफ अली खान का भी परमवीर सिंह नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ सर। लोग चर्चा कर रहे हैं कि सैफ अली खान का भी जो स्क्रिप्ट है ये परमवीर सिंह ने ही लिखा है। एडवोकेट तनवीर उनका साथ बाहर आ जाए। यस सर। और इंसाफ मिल जाए सतीश सालियान जी को। एडवोकेट तनवीर, ये कितना वक्त लगा देगी अदालत एफआईआर का आदेश देने में? कब तक लगाएगी? चारों तरफ से तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि एक ऐसा क्या होगा? ऐसा क्या अदालत कहेगी क्या कि नहीं आप सतीश सालियान हैं, आप दिशा के फादर हैं, आप जो डिमांड कर रहे हैं वो ठीक नहीं, आप जाइए? ऐसा कह सकती है क्या अदालत? सर आपकी आवाज टूटी है, बट आई थिंक आप पूछना चाह रहे हो कब तक ये एफआईआर हो जाएगा वगैरह फ्रॉम द कोर्ट्स। हाँ, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हैविंग अ ह्यूज मैंडेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉज, प्रेसिडेंट लॉज, एक विक्टिम इतने सीरियस ऑफेंस के अंदर इतना उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि उनको नीलेश ओझा सर जैसे अच्छे एडवोकेट और ऑनेस्ट एडवोकेट मिल गए हैं, जिनकी वजह से ये अभी पब्लिक डोमेन में आ गया है और ये डिस्कस भी हो रहा है। तो इसके अंदर एक हफ्ते पहले हमने मेंशन किया था जस्टिस कोतवाल के सामने, और जस्टिस कोतवाल की बेंच ने कहा कि आप रजिस्ट्री से कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो, एक रिपोर्ट आ जाएगी वहाँ से और फिर उसको यहाँ पर हम ले लेंगे। तो फ्राइडे को मैं खुद गया था रजिस्ट्री और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये जस्टिस कोतवाल की बेंच पे जाएगा। तो मोस्टली टुमारो मॉर्निंग 10:30 आई विल बी मेंशनिंग दिस इन कोर्ट। And Justice Kotwal also was very clear. You get it clarified by the ministry. I'll give you circulation. उन्होंने कहा भी। तो अभी उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, मतलब बेंच के ऊपर काफ़ी मैटर्स है वेकेशंस की वजह से, जो शुरू होने वाला है मई के फर्स्ट वीक के आसपास, मई 12th को, बट 8th को इफेक्टिवली वेकेशंस होंगे। 12th इज ओनली 1 वर्किंग डे बिकॉज ऑफ द वीकेंड्स एंड ऑल दैट। कहने का मतलब ये है कि आई होप ही अलाउज दिस सर्कुलेशन। वो कल हम मेंशन करेंगे तो हमको 11 बजे तक उसका अंदेशा आ जाएगा। पहली एक हियरिंग में या 2 हियरिंग के अंदर, फर्स्ट हियरिंग विल बी नोटिस इशूड, आई एम श्योर अबाउट दिस। द डॉक्यूमेंट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, द पिटिशन इज ऑल एक्सपाउंडिंग, उसके अंदर सब एविडेंसेस भी डाले हुए हैं। एंड आई थिंक विद इन 2 weeks to 4 weeks फ्रॉम द टाइम इट्स ग्रांटेड एट सर्कुलेशन, I mean when I say 2 weeks to 4 weeks, it's 2 or 3 hearings per se, it should be concluded in my understanding. तो हम उसके अंदर concluded in the sense that they will pass the order for registering the FIR. No, but see what the police does is this is my experience. The police doesn't wait for the order to be passed to register an FIR. What they do is when they see the observation of the court is very stern, they said sir इसमें हमने FIR ले लिया है. So they will come on the next day. But first they will it means that the court will issue the notice, and yes. Then when the police will receive the notice, they will have to come and give their reply in the court. Correct. So they will and so you are saying that the police is just observing that yes. What is the mood of the court, so yes. Probably the advocate of police side, they will also be there in the first hearing. The advocate that is रहेंगे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि बाबा जज साहब तो अभी तुम्हारा कीमा निकालने वाले हैं, जल्दी करो। तो इसके पहले नोटिस के बाद वो एफआईआर रजिस्टर कर ले। आई एम होपिंग दैट विदिन अ वीक और विदिन 2 weeks at most within 2 weeks FIR will be registered complete. Absolutely, it should not be a problem. इसके पहले भी 2-3 केसेस में हुआ है where I've appeared. आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग रात को 3 बजे उसको बुला के एफआईआर दिया हुआ है पुलिस को, तो विदाउट अच्छा द कोर्ट। हाँ वो सब है, ऐसा होता है। दे गेज द मूड ऑफ द कोर्ट, बिकॉज़ देखिए एक चीज तो है इस देश में, बहुत अच्छी चीज है, नो पब्लिक सर्वेंट वांट्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर समबडी एल्सेस क्राइम। राइट, यू आर राइट। ही सेज तूने किया तू भुगत, मैं तेरा नहीं भुगतूंगा। हाँ मैं नहीं भुगतूंगा तेरा। राइट।
तेरे को मैं वो जब तक बचना चाहता है, जब तक उसको लगता है कि जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक टालते रहो। हाँ, जैसे खुद पे आया तो देन इट्स मी नाही काही करू शकणार नाही, आई विल हाँ, कहीं नहीं, तो उसमें वो 1000 करोड़ भी काम नहीं आता है। नहीं फिर अगर उनके जेल जाने का आ गया मामला तो 1000 करोड़ भी काम नहीं आएगा। हाँ, और ग्रुप छोड़ देगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे से निकल जाएगा, नंबर ब्लॉक कर देगा। All this happens. तो अच्छा, आप तो पुलिस कमिश्नर के पास गए हैं, एक जानकारी अपने हमारे दर्शकों को दीजिए कि जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर है, ये पुलिस कमिश्नर क्या कब रिटायर कर रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक ही इज फ्रॉम द cadre that goes out in the next 1 year. I think yeah, batch. अच्छा, एडवोकेट मीना ठाकुर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप एज अ वुमेन, आपको क्या लग रहा है कि ये कोर्ट क्या कर रही है, और महिलाओं के बीच में क्या चर्चा चल रही होगी पूरे देश में, बिकॉज योर फीलिंग विल एक्सप्रेस दैट द मूड ऑफ वुमेन। पहले तो आशुतोष जी मैं ये बताना चाहूंगी कि पब्लिक अवेयर है ये सब मैटर सुनने में, देखने में। आपका अनम्यूट करिए, यू आर म्यूटेड। और हाँ यस, हाँ आप बोलिए। आशुतोष जी, महिलाओं को लगता है कि इसमें अगर सचमुच ऐसा कुछ हुआ है कि ये हत्या है, ये गैंग रेप का मामला है, ये ड्रग्स से रिलेटेड सब माफिया है, तो इसके सारे एविडेंस आप लोग एडवोकेट से आपके पास है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रही है? लोगों के मन में ये संभ्रम है, अभी भी है। कुछ लोगों को लगता है ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल स्टंट है, आपके पास कुछ नहीं है, ये सब लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन एज एन एडवोकेट हम हर चीज को पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि नहीं ये सच है, ये गलत है। लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जिन लोगों ने लोगों के मन में इतनी गलतफहमियां बना के रखी है कि लोग भी संभ्रम में है क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि आज भी लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है और एक एफआईआर नहीं हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जो लोग हैं, जो कॉमन मैन है, जो अपनी रोजी रोटी के पीछे है, अपनी जॉब के पीछे है, वो इतना डीपली इन बातों को सोच नहीं रहे हैं, और जो बातें उन तक पहुंचती है वो गलती होती है, जो सच्चाई है वो छुपाई जा रही है। तो मैं तो अच्छा, इतने एडवोकेट मीना, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े बड़े पत्रकार, मुंबई में भी बड़े बड़े पत्रकार हैं टेलीविजन के, और सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ गया, उस पर उन्होंने फटाफट एकदम कहना शुरू कर दिया कि देखिए मेरी बात पर मुहर लगी और ये लगा वो लगा। लेकिन उन पत्रकारों ने एक बार भी सतीश चालियान के उस एफिडेविट को देखने की कोशिश नहीं की, या उस बेटी के फोटोग्राफ को देखने की कोशिश नहीं की, पुलिस के पोस्टमार्टम को देखने की कोशिश नहीं की। ये सारे बड़े पत्रकार, उनके लिए देश क्या कह रहा है, या आप जैसे एडवोकेट उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, यही तो दुख की बात है कि आज जो प्लेटफॉर्म है सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का, वो प्लेटफॉर्म एक बिकी हुई दुकान की तरह बंद हो चुका है। तो लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि उन तक सच्चाई है ही नहीं। बस लोगों को मैं एक अपील करूंगी कि थोड़ा वक्त समाज के लिए निकाले, देश के लिए निकाले, और कुछ पढ़ोगे तो ही सच्चाई सामने आएगी। मैं तो चाहूंगी ये जो कंप्लेंट है ना, जो हम ओझा सर ने बनाई है, बस ये पूरा क्या बोलूं, अभी एक सच्चाई की पूरी किताब है कि हर इंसान को किसी भी मीडिया की बात सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सच क्या है जानने के लिए। इस कंप्लेंट में ओझा सर ने सिर्फ कंप्लेंट नहीं बनाई है, तो उस हर एक स्टेटमेंट को एविडेंस के साथ टैग किया हुआ है। और ये सब टैग किए हुई बातें अगर पब्लिक खुद उस वेबसाइट पे जाके देखे तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, और फिर न्याय मिलने के लिए वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट तनवीर निजाम, एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल, एडवोकेट
निकी पोकर, एडवोकेट मीना ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए हैं, बहुत ही इंसाइट है। और मैं ये चाहूंगा कि कल एक बार दोबारा कुछ नए चेहरों के साथ एक आध दो इसमें से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और क्योंकि आपके पॉइंट्स, आपकी दलील देश सुनना चाहता है, देश जानना चाहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट की जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, इंक्लूडिंग जजेस, वो सब इस शो को देखेंगे। हमारे वकील बंधु भी देखेंगे, एडवोकेट ब्रदर्स भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, और देख करके वो तय करेंगे कि ये मामला सिर्फ दिशा की हत्या या सुशांत की मौत का नहीं है। जिस तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं वो कितना गंभीर है। ये जुडिशरी के ट्रांसपेरेंसी, उनकी न्यायप्रियता का विषय है, पुलिस की ट्रांसपेरेंसी, उनके गवर्नेंस का सवाल है, पॉलिटिकल बिरादरी के गवर्नेंस का सवाल है, उनके ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी का सवाल है। तो ये इन सब सवालों को ध्यान से देखेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं तनवीर जी? यस यस प्लीज। जी, आपने एक सवाल पूछा था कि करंट कमिश्नर कब जा रहे हैं। मैंने वो आर्टिकल अपलोड कर दिया है, तो आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू गूगल। 30 तारीख को वो रिटायर कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट पर्सन supposed to be in the top contention is Mr. Sadanand Date, who's currently the NIA chief. मैं आपसे एक बात कहता हूँ सर, मेरी लाइफ में इतना ऑनेस्ट ऑफिसर मैंने कभी नहीं देखा। एक सदानंद दाते के जैसा, दाते जैसे अगर आ गए तो ये केस 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ओह वेरी गुड। सो 30 अप्रैल को ये चले जाएंगे। ये महीने भर का वे टाल मटोल कर रहे हैं जी, पड़पड़ा रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं, बट सर नथिंग कैन रियली कैन गो another way because everything is in the public domain now. It's too late. वो बोलते ना, the ship has sailed the ocean, the harbor. It's gone ahead now. Can't much be done to get it back now. It's all over. It's too much water under the bridge, and we hope that the courts will take cognizance and do the right thing. We just hope, because the common man is waiting for this. Sushant Singh warriors, which are lakhs in numbers, you are also taking the trouble of doing this entire episode. You're not the I mean, look at the other media. They could have also chosen to do this, but they have been negligent in many ways. But that's okay. It's their problem. हर एक को जो करना है वो करता है, हमको जो करना है हम करेंगे. People always think that it is my madness, but there are people who are supporting me like rock, and they are behind me. Yes, for sure. So thank you for their support, and because of their support, I'm able to do such kind of programs, and continuously for 1.5 years, not only 1.5 years, for 2 years consistently, I'm doing relentlessly and consistently the Sushant and Disha's campaign. Thank you very much, sir, for being with us, and I'm hoping that once again we shall have a beautiful session. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। SSR वॉरियर से मैं आग्रह करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। न्याय की लड़ाई हम जीतेंगे, आपका साथ हमें मिलता रहेगा, और हम इस लड़ाई को किसी भी सूरत में जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।